हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग पर। मेरा नाम है आनंद पाल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे F.O. स्पेशल सीरीज के इस 14th पार्ट के बारे में। इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा पे 13th पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी 13 वीडियो आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वह चैनल पर जा करके उसे ज़रूर देखें। वो सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा, इफ़ द सॉइल कलर डेवलप्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट मटेरियल इज रिफर्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लिथोक्रोमिक। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि इसके पेरेंट मटेरियल से जो कलर आती है सॉइल में उसको हम लिथोक्रोमिक कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस के द्वारा कलर आता है उसको हम लोग कहते हैं पेडोक्रोमिक। ठीक है, या जीनेटिक कह सकते हैं। जो आता है सॉइल फार्मिंग प्रोसेस के द्वारा कलर डेवलप होता है सॉइल में। ठीक है, उसको कहते हैं पेडोक्रोमिक। इसको भी आप याद रखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना अगला क्वेश्चन है, परमाफ्रॉस्ट एंड फ्रॉस्ट चर्निंग रिलेटेड टू विच सॉइल ऑर्डर, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जेली सॉल्स। ठीक है, यानी परमाफ्रॉस्ट या फ्रॉस्ट जो चर्निंग होती है वो जो होती है जेली सॉल्स के अंतर्गत जो सॉइल आती हैं उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और बात करेगा विदाउट चर्निंग के लिए जो रहता है, विदाउट चर्निंग ऑफ फ्रॉस्ट या परमाफ्रॉस्ट, तो वो होता है आपका हिस्टोसॉल। ठीक है, हिस्टोसॉल्स, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन है, स्फेरॉइडल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉमन इन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए होराइजन। ठीक है, इसको आप याद रखें। जो स्फेरॉइडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। इसी में आता है आपका क्रम्बी एंड ग्रेनुलर। ठीक है, इसको भी आप याद रखें, इसी का एक पार्ट है। ठीक है, क्रम्बी एंड ग्रेनुलर। ठीक है, साथ ही साथ अगर दूसरे होराइजन्स की बात की जाए या दूसरे जो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है, प्लेट लाइक, तो ये ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपका ई होरिजोन में। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। और बात करें ब्लॉक का, जो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर सॉइल में फाउंड होता है या पाया जाता है वो आपका ब्री होराइजन में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर प्रिज्म की बात किया जाए, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो आपका एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलता है। तो इसको भी आप याद रखें। इसके साथ ही साथ काफ़ी महत्वपूर्ण आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन द इंसेक्ट ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका बटरफ्लाई एंड मॉथ। ठीक है, यानी जो सिफोनिंग होता है ये बटरफ्लाई एंड मॉथ में देखने को मिलता है। ठीक है, आपके माउथ पार्ट से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आ जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में, जैसे कि सिफोनिंग होता है या होता है स्पॉन्जिंग होता है। तो स्पॉन्जिंग की अगर बात किया जाए, स्पॉन्जिंग, तो ये जो देखने को मिलता है आपका हाउस फ्लाई में। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको याद रखें। ठीक है, और दूसरे अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए जैसे हनी बी में कौन सा पाया जाता है, तो होता है चेविंग एंड लैपिंग टाइप का, चेविंग एंड लैपिंग। ठीक है, चेविंग एंड लैपिंग टाइप का जो होता है वो हनी बी में देखने को मिलता है। तो इसको भी आप याद रखें। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स कैन बी एक्टिव बाय विच हार्मोन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये स्ट्रेस हार्डनिंग होता है, इसको आप याद रखें। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो ये शेडिंग ऑफ प्लांट पार्ट जो होता है, शेडिंग होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ ड्रॉट टॉलरेंस होता है, ये ड्रॉट टॉलरेंस भी होता है और शेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, साथ ही साथ बात किया जाए इसके अदर रोल के, तो ये स्टिमेटा क्लोजर के रूप में भी एक्ट करता है और एंटी जेब्रेलिक इसे कहा जाता है, इसको भी आप याद रखें। ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैरामीटर
कंसीडर्ड अंडर सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम फॉर नो द स्टेटस ऑफ सॉयल। तो ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत पैरामीटर को जज किया जाता है सॉयल के केस में, वो होते हैं 12। इसको याद रखें, ठीक है। अगर पैरामीटर्स की बात की जाए तो इसमें जैसे जो सेकेंडरी होते हैं या प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी जो तत्व होते हैं उसमें एन, पी एंड के को देखा जाता है और सेकेंडरी में आपका केवल सल्फर को देखा जाता है, ठीक है। तो इसको इस ऐसे भी याद रखें। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की जाए, माइक्रो के केस में ये तो आपको मैक्रो हो गए, ठीक है, ठीक है। माइक्रो यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी में 4 हो गए। अगर माइक्रो की बात की जाए, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें आपका होता है जिंक होता है, ठीक है, कापर होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है एंड बोरान होता है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में टोटल जो पैरामीटर्स हैं उसको पूछता नहीं है और पूछ लेता है आपका केवल माइक्रो। तो आप इसको भी बता सकते हैं, टोटल 5 होते हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। और दूसरे जो होते हैं फिजिकल्स, वो उसमें होते हैं आपके पीएच होता है एक, तो पीएच, ठीक है, एक ईसी और दूसरा देखा जाता है ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। इसका भी स्टेटस देखा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखें, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने की पूरी तरह से संभावना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन है द हाइब्रिड प्रोजनी फ्रॉम ए क्रॉसेस बिटवीन 2 इनब्रीड लाइन आर वेराइटीज इज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सिंगल क्रॉस, ठीक है। इसको आप याद रखें। अगर डबल क्रॉस की बात की जाए तो जो दो सिंगल, यानी कि इसका जो हम क्रॉस, दो सिंगल क्रॉस का एक साथ करा देते हैं तो उसको डबल क्रॉस कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्रॉसेस बिटवीन 2 सिंगल क्रॉसेस, ठीक है। इसी का जब दूसरे फॉर्म में क्रॉस किया जाता है दोनों को साथ में 2 बार में, तो उसको हम डबल क्रॉस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन है द मिनिमम SNF परसेंटेज इन स्टैंडर्ड मिल्क इज़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 8.5, ठीक है। साथ ही साथ एक पूछता है मिनिमम फैट लेवल, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखें। मिनिमम फैट लेवल तो वो होता है आपका 4.5%, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। साथ ही साथ अगर टोन्ड मिल्क का देखा जाए तो टोन्ड मिल्क में जो होता है मिनिमम फैट वो होता है 3%, और जो है एसएनएफ होता है वो 8.5 ही होता है, ठीक है। डबल टोन्ड मिल्क की बात की जाए तो बाकी सब सेम रहता है, लेकिन फैट लेवल जो होता है मिल्क फैट वो हाफ हो जाता है टोन्ड मिल्क का। तो इसको भी आप याद रखें। बाकी एसएनएफ जो रहता है आपका 8.5 ही रहता है। इसको आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा द प्रिसिशन फार्मिंग इज आल्सो नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए प्रिसिशन फार्मिंग क्या होता है। तो जो प्रिसिशन फार्मिंग होता है वो उसको समटाइम्स इट इज़ कहते हैं इसको सैटेलाइट फार्मिंग, ठीक है। यानी सैटेलाइट से आप समझ रहे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये जो होता है ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फार्मिंग होता है, ठीक है, इनेबल्ड। जिससे क्या होता है कि पर्टिकुलर जो क्रॉप होती है या पर्टिकुलर जो फील्ड होता है उसके नीड को ऑब्जर्व किया जाता है कि उसको क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। मोटा मोटा आप इसको ऐसे जान सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा एसिड रॉक्स आर रिच इन द मिनरल ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका क्वार्ट्ज एंड सिलिका, ठीक है। जो एसिड रॉक्स होते हैं उसमें जो है सिलिका के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो कि इग्नियस रॉक के अंतर्गत ही इसको रखा जाता है। तो वो होता है आपका मोर देन 60% जो सिलिका होती है उसको कहते हैं एसिड रॉक। तो इसको आप याद रखें। अगर बेसिक रॉक की बात करें तो उसमें होता है आपका 45 to 55% सिलिका, ठीक है। और एक टर्म होता है आपका लेस देन 45%। ये जो बोला जाता है इसको बोला जाता है अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, ठीक है। इसको आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा लाइमिंग मटेरियल इज जनरली रिकमेंडेड फॉर सॉयल विथ पीएच
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका लेस देन 5.5, यानी जब उसे तो देखा जाए तो जो 7 pH होता है ये न्यूट्रल माना जाता है। इससे कम होने पे जब 5.5 से pH जो है नीचे आने लगता है, उस समय आपका लाइमिंग मटेरियल जो होता है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दिया जाता है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन इज़ वेरी स्लो इन विच सॉइल। तो जो राइट आंसर रहेगा इसका वो हो जाए आपका क्ले सॉइल। ठीक है, जो क्ले सॉइल में होता है वो सबसे स्लो होता है जो इनफिल्ट्रेशन रेट। अगर रेट की बात किया जाए तो जो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है इसका वो होता है आपका 0.25 सेमी पर हार्स। ठीक है, यानी प्रत्येक घंटे पे ये 0.25 सेंटीमीटर तक इनफिल्ट्रेशन मूव कर पाता है वाटर। इसको जो आपका रखा जाता है स्लो कैटेगरी में रखा जाता है, यानी वेरी स्लो इनफिल्ट्रेशन रेट हो रहा है। अगर जहाँ पे इनफिल्ट्रेशन पे यहाँ आप देख सकते हैं जो सॉइल इनफिल्ट्रेशन कम हो रहा है तो यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी जो है नीचे जाएगा नहीं तो ऊपर से जो होता है लेयर वो आपका इरोज होता है, इरोडेट होता है। इसको भी आप याद रखें। अगर रैपिड हो रहा है जैसे कि बालू के केस में देखा जाए तो जो सैंड होता है, ठीक है, यानी जो सैंड होता है यानी बालू, इसमें जो होता है इनफिल्ट्रेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है और उसका जो होता है मोर देन 2.5 सेमी पर हावर्स, यानी एक घंटे में 2.5 सेमी जो है रेट रहता है इनफिल्ट्रेशन का, उससे ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो आपका सॉइल लॉस कम होगा। तो इसको भी आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन रहेगा अम्ब्रेला ऑफ अर्थ इज आल्सो नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका ओजोनोस्फीयर। ठीक है, यानी जो ओजोन गैस आती है वो ओजोनोस्फीयर में आपका जो है छन करके या यूँ कहें कि वहीं से उसको एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिससे कि अम्ब्रेला के रूप में हमारे अर्थ का काम करती है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा द कॉन्सेप्ट वाटर इज सोल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट वाज गिवन बाय। तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो दिया गया था हेलमोंट के द्वारा। इसको आप याद रखें। ठीक है, साथ ही साथ बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन रहेगा आपका पोटेशियम मैग्नीशियम रेशियो फॉर फील्ड क्रॉप्स इज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 5:1। ठीक है, इसको आप याद रखें। अगर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम की बात किया जाए तो अगर वेजिटेबल में देखा जाए इसके रेशियो का तो वो होता है आपका 3:1। इसको भी आप याद रखें। ठीक है, अगर फ्रूट के केस में देखा जाए, फ्रूट के केस में तो वो होता है आपका 2:1। इसको आप याद रखें। और इसी के साथ आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।